नमस्कार दोस्तों, मैं शशि भूषण प्रसाद स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट पे। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे और अच्छे से घर पे बैठ के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने मंदी को डिस्कस किया था और मंदी के साथ इसमें दो शब्द को डिस्कस किया था जिससे मंदी को डिफाइन किया जाता था, डिफ्लेशन और डिसइंफ्लेशन। और उसी कड़ी को आज बढ़ाते हुए, क्योंकि मंदी से कुछ रिलेटेड और भी शब्द है, उस शब्द को हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये दो शब्द जो है वो स्टैगफ्लेशन और रिफ्लेशन है, और एक शब्द और आते हैं रिसेशन, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इसको समझने के लिए पहले हम पिछले वीडियो को थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि क्या था पिछले वीडियो में। तो हम जानते हैं कि बाजार में मांग की कमी और मुद्रा के प्रवाह में कम आ जाने से क्या हो जाता था, मंदी आ जाता था, जिसको हम डिप्रेशन कहते थे। और डिप्रेशन को साथ में दो शब्दों में सूचित किया जाता था, डिफ्लेशन और डिसइंफ्लेशन। डिसइंफ्लेशन में क्या होता था कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए जानबूझ के सरकार मार्केट में मंदी लाती थी, उस मंदी को हम डिसइंफ्लेशन कहते थे। लेकिन डिफ्लेशन जो था, जिसको मुद्रा संकुचन भी कहते हैं, वो डिफ्लेशन अपने आप मार्केट में मंदी आई हुई थी। ठीक है दोस्तों, और हम ये जानते हैं और ये पढ़ा था कि मंदी आ जाने से क्या था कि आर्थिक देश की जो सरकार की इकोनॉमिक ग्रोथ होती है वो रुक सी जाती है और उत्पादन और मांग अपने निचले स्तर पे होता है। तो इसमें हम देखेंगे स्टैगफ्लेशन में क्या है कि स्टैगफ्लेशन, जिसको हम हिंदी में स्थगन जन्य मुद्रास्फीति कहते हैं, वो स्टैगफ्लेशन, जैसे कि नाम से ही ये पता चलता है कि ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, स्टैग्नेंट इन्फ्लेशन। स्टैग्नेंट मतलब रुका हुआ और इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। तो स्टैग्नेंट क्या रुका हुआ, तो आर्थिक समृद्धि रुका हुआ और इन्फ्लेशन महंगाई। अब महंगाई के चक्कर में हमने पढ़ा था कि जब महंगाई होती है तो हमारी आर्थिक ग्रोथ बढ़ रहा होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, महंगाई भी बढ़ रहा है लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ भी नहीं हो रहा है। तो यही स्टैग्नेंट इन्फ्लेशन जो है, जहां से स्टैग से स्टैग और इन्फ्लेशन से इन्फ्लेशन लेकर के स्टैगफ्लेशन बनाया गया है, मतलब रुकी हुई आर्थिक समृद्धि के साथ महंगाई, वही स्टैगफ्लेशन कहलाता है। यानी कि महंगाई भी है मार्केट में और उसके साथ मंदी भी आ गई। क्यों आ गई? तो महंगाई इतनी बढ़ गई कि उपभोक्ता जो है वो अब सामान का जो मार्केट में मांग को कम कर दिया, परचेज करना कम कर दिया। तो जैसे सामान को परचेज करना कम कर देगा, मांग को कम कर देगा, तो ऑटोमेटिकली उत्पादन कम होने लगेगा। उसका उत्पादन कम होगा तो रोजगार भी कम होने लगेगा और इस तरह से उस अर्थव्यवस्था की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो नीचे आने लगेगी। तो एक तरफ महंगाई बढ़ने से जो मंदी आ जाना, वही स्टैगफ्लेशन कहलाता है। तो इसको एक लाइन में हम अगर कहें तो महंगाई के कारण जो बाजार में मंदी आ जाती है उसी को हम लोग दोस्तों कहते हैं स्टैगफ्लेशन। ठीक है दोस्तों, या फिर हम ये भी कह सकते हैं दोस्तों कि इन्फ्लेशन के बाद डिफ्लेशन का आ जाना। अब इन्फ्लेशन, महंगाई के कारण जो डिफ्लेशन, मंदी आ जाता है, क्योंकि डिफ्लेशन बाजार में क्या होता है, स्वतः मांग की कमी हो जाने के कारण जो मंदी आ जाती है। तो इन्फ्लेशन के कारण जो डिफ्लेशन कहा जाता है उसको भी हम स्टैगफ्लेशन के नाम से जानते हैं। एक कर्व होता है इकोनॉमिक्स में, फ्लिप कर्व। फ्लिप कर्व यहीं से, स्टैगफ्लेशन से ही फ्लिप कर्व का सिद्धांत प्रतिपादित होता है। अब स्टैगफ्लेशन का से ये फ्लिप कर्व कैसे प्रतिपादित होता है दोस्तों? तो चूंकि फ्लिप कर्व ये होता है कि बेरोजगारी और महंगाई में एक ट्रेड ऑफ की स्थिति होती है, जो मैंने यहाँ पे लिखा। यह एक ग्राफिक वर्ग है, वक्र है, जिसके अनुसार मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच ट्रेड ऑफ की स्थिति, यानी कि संतुलन की स्थिति होता है। मतलब क्या हुआ कि अगर मुद्रास्फीति बढ़ गया और बेरोजगारी, ये दो शब्द है, बेरोजगारी, तो अगर मुद्रास्फीति बढ़ रहा है तो बेरोजगारी कम हो जाएगा और मुद्रास्फीति कम हो रहा है तो बेरोजगारी बढ़ जाएगा। तो चूंकि स्टैगफ्लेशन क्या है कि महंगाई के साथ मंदी का आना, यानी महंगाई आ गया और रोजगार का कम हो गया। तो ये सिद्धांत जो फ्लिप कर्व बताता है कि मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच में जो रिलेशन है उसी को यहाँ पे संतुलन करता है। तो इसीलिए स्टैगफ्लेशन से ही फ्लिप कर्व का सिद्धांत प्रतिपादित होता है कि महंगाई बढ़ रही है तो बेरोजगारी, कितनी महंगाई बढ़ेगी तो बेरोजगारी कितना कम होगा, और कितनी महंगाई कम होगी तो बेरोजगारी कितना बढ़ जाएगा। ये दोनों के बीच में जो ट्रेड ऑफ है वो फ्लिप कर्व का सिद्धांत यहीं से प्रतिपादित होता है। अब नेक्स्ट वर्ड है इकोनॉमिक्स के टर्म में मंदी से रिलेटेड, उसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेशन। यानी कि रिफ्लेशन यानी कि री इन्फ्लेशन, मतलब पुनः स्फीति। इसको हिंदी में पुनः स्फीति नहीं कहते हैं, यानी कि
पुनःस्फीति मतलब फिर से महंगाई, यानी कि डिफ्लेशन के बाद इन्फ्लेशन का आना। अब डिफ्लेशन चूंकि मंदी है, अब मंदी आ गई तो गवर्नमेंट तो कुछ तो करेगी उस मंदी को रोकने के लिए। तो क्या करेगी, तो मार्केट में महंगाई को पुश करेगी। और कैसे करेगी, तो लोन सस्ते कर दिए जाएंगे, जिससे क्या होगा कि मार्केट में मुद्रा का प्रभाव बढ़ जाएगा। मुद्रा का प्रभाव बढ़ जाएगा तो जो उपभोक्ता है वो मांग को बढ़ा देगा, सामान परचेज करने लगा, मांग बढ़ाएगा तो उत्पादन बढ़ जाएगा, उत्पादन बढ़ने लगेगा तो फिर से इन्फ्लेशन आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उत्पादन बढ़ेगा तो फिर से वस्तु और सेवा के मूल्य में वृद्धि होना शुरू हो जाएगी। तो डिफ्लेशन के बाद जो इन्फ्लेशन आ जाता है वही हम कहते हैं कि ये री इन्फ्लेशन है या रिफ्लेशन है। तो इसको हम ऐसे समझेंगे दोस्तों कि अगर 2019 में किसी वस्तु का प्राइस 100 रुपए था और 2020 में उसी वस्तु का प्राइस 90 हो गया, मतलब 100 से 90 हो गया, मतलब पैसे मंदी आ गई तो इसकी डिफ्लेशन हो गया। लेकिन 2021 में क्या हुआ कि उस वस्तु का प्राइस फिर से 100 हो गया, मतलब फिर से उस वस्तु के दाम में बढ़ोतरी हो गई, यानी इन्फ्लेशन आ गया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि पहले डिफ्लेशन था, उसके बाद फिर से महंगाई आ गई अचानक से। तो डिफ्लेशन के बाद जो इन्फ्लेशन आया उसको हम रिफ्लेशन के नाम से जानते हैं। क्यों, और ये भी हमने देखा दोस्तों उसी तरह से कि महंगाई में जब महंगाई को कंट्रोल करते हैं तो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए जो सरकार कदम उठाती है वो डिस इन्फ्लेशन होता है, यानी जानबूझ के मंदी मार्केट में थोपा जाता है। तो उसी तरह से कि डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है, यानी कि जो महंगाई को जानबूझ के पुश किया जाता है वो रिफ्लेशन ही कहलाती है। आई होप कि आपको स्टैगफ्लेशन और रिफ्लेशन दोनों समझ में आ गया होगा। एक और टर्म है जिसको आप लोग न्यूज और समाचार पत्रों में हमेशा पढ़ते होंगे, वो शब्द है रिसेशन, प्रतिशात। वो क्या शब्द होता है, तो वो दोस्तों कि ये महंगाई मंदी की तरह ही होता है रिसेशन, लेकिन मंदी से जस्ट प्रीवियस स्टेज होता है, या फिर ये कह सकते हैं कि मंदी का सबसे जो इनिशियल स्टेज है या सबसे इनिशियल लक्षण सिम्टम्स है वो रिसेशन है, जो सरकार को ये बताने लग जाती है कि मार्केट में अब मंदी आने वाली है, अब आप इसको कंट्रोल कीजिए, मंदी जो जा रही है, अर्थव्यवस्था नीचे जा रही है, उसको आप रोकने का कोशिश कीजिए। तो यही हमने लिखा कि रिसेशन, जिसको हिंदी में प्रतिसार भी कहते हैं, ये मंदी का ही सबसे शुरुआती लक्षण है। इसमें मुद्रास्फीति नीचे आने लग जाती है और भविष्य में और नीचे जाने का इशारा करती है कि और नीचे ये जा सकती है। ये मंदी से थोड़ा सा कम प्रभावी होता है, क्योंकि मंदी तो बाद में आके आएगा, लेकिन इससे पहले जो ये लक्षण शुरुआती रुझान जो देने लगता है, इसीलिए ये मंदी से थोड़ा सा कम प्रभावी होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप ये स्टैगफ्लेशन, रिफ्लेशन और रिसेशन समझ गए होंगे। अब हम इतना तो जान चुके हैं कि किसी भी अर्थव्यवस्था में ना तो पूर्णतया महंगाई अच्छी होती है और ना ही पूर्णतया मंदी अच्छी होती है। तो क्या कितना होना चाहिए, तो एक रेंज में, एक परास में ही महंगाई होना चाहिए। अब ये महंगाई कितने रेंज में होना चाहिए, तो विश्व के बहुत सारे देश इसको अपने नियंत्रण में रखते हैं कि महंगाई एक रेंज में रहे, तो मार्केट के हिसाब से उसको चलने देते हैं कि इस रेंज में है तो ठीक है, उसमें सरकार अपना कोई हस्तक्षेप नहीं करते हैं। लेकिन जैसे ही रेंज से बाहर हो जाते हैं तो सरकार उसको उस पर कंट्रोल करना चालू करते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन को एक टारगेट में रखते हैं, और इन्फ्लेशन को एक टारगेट में रखना ही टारगेटेड इन्फ्लेशन कहलाता है, मुद्रास्फीति का लक्ष्य भेदन कहलाता है। तो यही हम यहाँ पे अब डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं टारगेट इन्फ्लेशन के बारे में। तो टारगेटेड इन्फ्लेशन, लक्षित मुद्रास्फीति। लेकिन वो लक्षित मुद्रास्फीति बताने से पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं दोस्तों कि मंदी में हमने क्या क्या देख लिया था, डिफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन और रिसेशन। तो ये तीनों का चरण कैसे कैसे आते हैं, मैं एक चीज आपको यहाँ पे बताना चाहता हूं कि चूंकि जो मार्केट में महंगाई बढ़ जाती है, तो महंगाई बढ़ने के लिए जो कदम सरकार के द्वारा उठाए जाते हैं वो डिसइन्फ्लेशन कहलाते हैं, जो कि जानबूझ के मंदी थोपा जाता है। तो डिसइन्फ्लेशन, गवर्नमेंट सपोज कीजिए कि डिसइन्फ्लेशन सरकार के द्वारा किया गया, जानबूझ के मंदी लाया गया। लेकिन ये डिसइन्फ्लेशन अगर सपोज कीजिए 3 महीने से ज्यादा सरकार अगर रहने देती है, मोर देन 3 मंथ, तो ये अपने आप डिफ्लेशन का रूप धारण कर लेती है, यानी कि मुद्रा संकुचन अपने आप ये धारण करने लग जाती है, यानी कि अपने आप ये फिर से मंदी की तरफ अपने आप बढ़ने लग जाती है, जहां पे सरकार का कंट्रोल कम होने लगता है। क्योंकि यहां तो सरकार कंट्रोल करके मंदी लाई थी, लेकिन अगर 3 महीने तक सरकार इस तरह से करने लग जाती है तो डिफ्लेशन जो है, स्वतः मंदी जो है, वो मुद्रा संकुचन जिसको आप कहते हैं, वो आने लग जाती है। और अगर ये डिफ्लेशन 6 महीने ग्रेटर देन 6 मंथ रह जाए
तो यही जो है वो डिप्रेशन का रूप धरने लगता है। डिप्रेशन यानी कि मंदी, जिसको हमने पढ़ा था, जो डिफ्लेशन से, मुद्रा संकुचन से धीरे धीरे बहुत मंदी के रूप धारण करने लग जाती है। और अगर ये डिप्रेशन ज्यादा दिन, करीब 2 वर्ष के आसपास का रह जाए तो ये ग्रेट रिसेशन का रूप धारण कर लेती है। क्या दोस्तों? ग्रेट रिसेशन, जिसको महामंदी कहते हैं, जो कि 1929 ईस्वी में यूके और यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के राज्यों में या उस देशों में आया था प्रथम विश्व युद्ध के कारण। जो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1919 में आया था, उसी के कारण से 1929 ईस्वी में वैश्विक महामंदी आई थी यूके और यूएसए के कंट्री में, और उसी कारण से वो सारी महामंदी पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लिया था। तो वो इसी तरह से जो 2 साल तक डिप्रेशन लग गया था, उसके कारण से ग्रेट रिसेशन, महामंदी आ गए थे। तो एक कारण आप समझ लिए होंगे दोस्तों कि डिसइंफ्लेशन कहां तक रहती है, उसके आगे डिफ्लेशन कैसे आ जाती है, फिर डिप्रेशन कैसे आ जाते हैं, और फिर ग्रेट रिसेशन कैसे आ जाते हैं। ये चीज था मंदी के विषय में। अब हम लोग डिस्कस करेंगे टारगेटेड इन्फ्लेशन को। तो टारगेटेड इन्फ्लेशन जो है लक्षित मुद्रास्फीति, क्योंकि ना तो महंगाई अच्छी है ना तो मंदी, क्योंकि महंगाई और मंदी दोनों में से कोई अच्छी नहीं है, तो दोनों को एक रेंज में होना चाहिए, एक संतुलन में होना चाहिए, जिससे अर्थव्यवस्था हमेशा फायदे में रहे। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि मुद्रास्फीति को एक रेंज में रखा जाता है, और इसके लिए सरकार अपना कदम उठाती है। तो हर गवर्नमेंट जो है अपनी अर्थव्यवस्था के लिए एक लक्ष्य निर्धारित करती है कि हमारे देश की या हमारे अर्थव्यवस्था की मुद्रास्फीति इस रेंज में होनी चाहिए। अगर इस रेंज से कम हो जाती है तो भी गवर्नमेंट उसको रोकने के लिए अपनी उपाय उठाती है, और उस रेंज से अगर ज्यादा हो जाती है तो भी गवर्नमेंट उस रेंज में लाने के लिए अपना उपाय उठाती है। तो यही हमने लिखा कि चूंकि ना तो महंगाई अच्छी है ना ही मंदी, इसीलिए जब मुद्रास्फीति के लिए कोई औपचारिक लक्ष्य परास यानी कि रेंज की जाती है, तब उसे मुद्रास्फीति लक्ष्य भेदन कहते हैं। अब ये चीजें जैसे न्यूजीलैंड 1989 में ही ये शुरू कर दिया था, और भारत सरकार भी रिजर्व बैंक इंडिया से 1970 से ही इस काम के लिए कह रहा था कि, परंतु भारत सरकार ने 1970 के दशक से ही आरबीआई से इस कार्य के लिए कहा था। तो आरबीआई हमेशा इसमें प्रयासरत रही थी, लेकिन औपचारिक तौर पे 2015 से उर्जित पटेल समिति के सिफारिश पे इसे शुरू किया गया, मुद्रास्फीति लक्ष्य भेदन, टारगेटेड इन्फ्लेशन। तो इसमें कहा गया कि हमारी जो मुद्रास्फीति है वो 4% पे रहना चाहिए। और 4% किसका? तो CPIC, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो कंबाइंड होता है, जिसमें जो हमने पिछले एक वीडियो बनाया था होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से रिलेटेड, आप उसको अगर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि CPIC क्या होता है, जिसमें मैंने उसको डिस्कस भी किया था। तो मुद्रास्फीति जो है वो CPIC के 4% का होना चाहिए, और इसमें इन्होंने एक टॉलरेंस वैल्यू दिया था कि 2% ऊपर और नीचे तक हो सकती है। मतलब 4% से 2% ऊपर जाएगा तो 6%, और 2% नीचे जाएगा तो 2%, 4 में से 2 गया तो 2, यानी कि टॉलरेंस वैल्यू 2% का रखा कि हमको मुद्रास्फीति का लक्ष्य 4% रखना है, अगर 2% ऊपर नीचे ये हो सकती है, यानी कि 2% से 6% का रेंज में मुद्रास्फीति अगर अपने आप रहती है तो ठीक है, अगर 6% से ज्यादा हो जाए तो गवर्नमेंट उसको कम करने के लिए कदम उठाएगी, और मुद्रास्फीति अगर 2% से कम हो जाए तो मंदी की तरफ बढ़ने लगेगा। तो इसको फिर से रेंज में लाने के लिए गवर्नमेंट कुछ अपना मौद्रिक नीति अपनाएगी। मौद्रिक नीति को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस अवश्य करेंगे दोस्तों। तो यही उर्जित पटेल समिति ने सिफारिश किया था। तो उर्जित पटेल समिति 2015 से जो दिया था वो शुरू किया गया। तो इससे पहले 2013-14 में 10% हमारा इन्फ्लेशन चल रहा था। अब इसको 4% पे कैसे लाया जाए? तो उन्होंने एक तरीका अपनाया कि हर साल 2% डिक्रीज करेंगे हर फाइनेंशियल ईयर में, तो हमको 2016 और 17 में 4% का जो टारगेट है वो अचीव हो जाएगा। तो यही किया उन्होंने कि 2014-15 में 2% का टारगेट रखा था कि कम करना है, तो 2014-15 में 8% का टारगेट रखा था, लेकिन ये 7.7 के अप्रॉक्स में आया कि 7.7% मुद्रास्फीति आया। फिर नेक्स्ट फाइनेंशियल 15-16 में 6% का लक्ष्य बनाया, तो ये 4.8% तक आ गया मुद्रास्फीति। फिर 2016-17 में इसको 4% तक लाने का था कि 2% यहां से डिक्रीज करके 4% तक लाएंगे, तो 4% तक आ गया ये मुद्रास्फीति। तो 2016-17 में ये 4% तक अपने ये जो इनके गवर्नमेंट के कोशिशों से या आरबीआई के मौद्रिक नीति से, जिसमें वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाते घटाते, उससे इन्फ्लेशन पे ये
कंट्रोल कर लिए थे। लेकिन जब 2016 में 7th पे कमीशन अनाउंस किया गया था, यानी कि क्या हुआ था कि उपभोक्ताओं के जेब में पैसे बढ़ गए थे, मार्केट में पैसा फ्लो बढ़ गया था और ये फिर से मुद्रास्फीति जो है ओवरशूट करने लगी थी और 5.8% के आसपास वो पहुंच गई थी। लेकिन फिर क्या हुआ था नवंबर 2016 में, 1 नवंबर 2016 को आप लोगों को याद होगा दोस्तों कि डीमोनेटाइजेशन अनाउंस किया गया था। डीमोनेटाइजेशन जैसे ही अनाउंस हुआ तो इसमें क्या हुआ कि जितने सारे उपभोक्ता के पैसे थे वो सारे पैसे एक तरह से आप कह सकते थे कि करंट नोट यूजलेस हो गया था और नए नोट आने लगे थे। तो उस समय क्या हुआ था कि उपभोक्ता मांग का डिमांड करने कम हो गया था उपभोक्ता की तरफ से और बाजार की अर्थव्यवस्था नीचे आने लग गई थी और फिर से मुद्रास्फीति 3.8% के आसपास पहुंच गई थी। तो इस प्रकार से जो एक टारगेट में मुद्रास्फीति को रखने का लक्ष्य सरकार के द्वारा किया जाता है उसी को हम लोग कहते हैं टारगेटेड इन्फ्लेशन। ठीक है, तो इसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिए क्योंकि एग्जामिनेशन में कॉन्सेप्ट वाइज ये पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने यहाँ पे देख लिया टारगेटेड इन्फ्लेशन में। और आपको मैं ये भी बता दूं कि इसी कदम के साथ साथ जो भारत है विश्व के और जैसे बड़े देश हैं जैसे कि अमेरिका, जापान, यूके, इंडोनेशिया, ये सब देशों के ग्रुप में शामिल हो गया जो कि टारगेटेड इन्फ्लेशन अपने अर्थव्यवस्था के लिए निर्धारित करते हैं, इन्फ्लेशन को टारगेट में रखने का कोशिश करते हैं। और आपको ये बता दें कि 1989 में जो सबसे पहला देश है जो टारगेटेड इन्फ्लेशन का लक्ष्य को शुरू किया था वो था न्यूजीलैंड। तो इस वीडियो में हमने आज देख लिया दोस्तों कि स्टैगफ्लेशन क्या है, रिफ्लेशन क्या है, डिप्रेशन क्या है और टारगेटेड इन्फ्लेशन क्या है। अब आपके पास इन्फ्लेशन का भी वीडियो हो गया, इन्फ्लेशन कैलकुलेशन का भी वीडियो हो गया और मंदी के रिलेटेड जो भी 2 वीडियो आए इससे पिछले और ये वीडियो, तो करीब करीब इन्फ्लेशन से रिलेटेड जो प्रमुख टॉपिक और कॉन्सेप्ट थे यहीं पे खत्म हो जाते हैं दोस्तों। बाकी आप अपने बुक से जो भी है उससे आप पढ़िए, क्वेश्चन बनाइए, निश्चित रूप से ये वीडियो आपको हेल्प करेंगे। और अगर वीडियो आपको समझ में आया हो, अगर अच्छा पसंद आया हो तो आप वीडियो को निश्चित रूप से लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं इकोनॉमिक्स के नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मौद्रिक नीति के बारे में कि कैसे गवर्नमेंट इस टारगेट इन्फ्लेशन या इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे करते हैं या मंदी को कंट्रोल कैसे करते हैं और उसके लिए मौद्रिक नीति जो जारी करते हैं। तो मौद्रिक नीति में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट होते हैं जैसे कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट क्या क्या होते हैं, CRR क्या होते हैं, स्टैंडिंग मार्जिनल फैसिलिटी क्या होते हैं, ये सारी चीज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, अच्छे से एग्जामिनेशन की तैयारी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।